बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज दुनिया भर में जो तादाद है कोरोना मुतासरीन की वो 41 लाख से ज़ायद हो चुकी है। 41 लाख से ज़ायद, और अमवात 2,82,000 से भी तजावुज़ कर गया ये नंबर। पाकिस्तान में आज के दिन 30,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। 678 अफराद जान की बाजी हार चुके। पिछले सोमवार जब हमने प्रोग्राम किया एक हफ़्ते पहले, तो पाकिस्तान में 4 तारीख को 21,000 अफराद मुतासिर थे कोरोना से। एक हफ़्ते के अंदर अंदर तकरीबन 10,000 नए मरीज़ों में इजाफा हुआ है। सिर्फ पिछले 24 घंटों में 1476 नए केसेस पाकिस्तान में सामने आए। लाहौर में 5,511 केसेस सिर्फ लाहौर के हैं, जहाँ से 69 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर, 13 लाख से ज़ायद अफराद। स्पेन, रूस, बरतानिया और इटली, ये वो 4 ममालिक हैं जहाँ मुतासिरीन की तादाद 2 लाख से ज़ायद हो चुकी है। और वुहान, जहाँ से ये वायरस फैलना शुरू हुआ, वहाँ दोबारा से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 5 नए केसेस, 3 मुकामी और 2 किसी और सूबों से वहाँ पहुँचे थे। तो ये भी एक ख़तरे का बायस है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र अपोजिशन मुतालबा कर रही थी कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। तो बिलाखिर आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने तफसीली तकरीर की। जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब भी बोले, अपोजिशन के दीगर रहनुमा भी बोले, और हुकूमती बेंचेस से भी जवाब दिया गया। शामी साहब, इजलास तो बुला लिया गया, ज़्यादा ज़ोर नून लीग ने लगाया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं आए। कहा गया कि डॉक्टर ने कहा आप ना जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि ख्वाहिश है मुल्क भी बच जाए और जाने भी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशत बच जाए जी, मुल्क नहीं। उन्होंने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ख्वाहिश है मुल्क भी बचे, मईशत भी बचे और जाने भी बचें। ख्वाजा साहब का जो खिताब था वो भी तफसीली था। उनका खुलासा ये था कि हुकूमती पॉलिसियाँ महज कन्फ्यूजन पर मबनी हैं। आज इस इजलास के दौरान भी 18वीं तरमीम एक बार फिर ज़ेर बहस आई है। आपने भी सर ये इजलास देखा, तय क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि आज किस नुक्ते पर क़यादत पहुँची है। देखिए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था बार बार, और ये इजलास रिक्वेस्ट भी किया है अपोजिशन ने। अगरचे हुकूमत तो चाहती थी कि ये वर्चुअल हो जाए, और आसन इकबाल साहब से हमारी चंद रोज़ पहले गुफ्तगू हुई, तो उसमें पूछा गया था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इस इजलास में शरीक होंगे, तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी सेहत जो है उसका मामला ऐसा है कि डॉक्टर ज़ाहिर उनको एडवाइस कर रहे होंगे कि आप कम से कम अपनी मसरूफियात रखें और लोगों से घुले मिले ना, और अपने घर तक अपने आप को महदूद रखें। लेकिन असल बात यह कि अगर वो शरीक नहीं हो सकते थे तो फिर इसको वर्चुअल बनाया जा सकता था। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंट्स हैं वो मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए अपना पैटर्न उन्होंने बदला है, तो महदूद तौर पर लोग शरीक हो रहे हैं इजलास में। बहरहाल नहीं, जहाँ पैटर्न नहीं बदला गया वहाँ से कोई अच्छी खबरें तो नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर मैं आज आपसे बात करता कि पोलैंड में अपोजिशन और हुकूमत में इत्तफाक़ी राय नहीं हो सका। इलेक्शन की डेट आ गई थी, सदारती इलेक्शन की, तो वहाँ उन्होंने ज़िद की कि इलेक्शन करवाने हैं, तो तकरीबन 0 टर्नआउट वहाँ पर सामने आया है। तो वोट ही नहीं दिए जी। क्या करें, लोग कैसे निकलें इस सूरत हाल में? तो वर्चुअल वाली बात जो आपकी है वो काबिल गौर है, इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने बायकॉट किया, इसका इजलास में शरीक नहीं हुए। फवाद चौधरी साहब अपनी जगह, उनकी राय है, कई और अरकान भी नहीं आए हैं। तो बहरहाल, लेकिन इस पर देखिए, इस वक्त तो जो भी कोरोना से निपटने के लिए पॉलिसी है वो तो हुकूमत बना चुकी है। CNOC जो है वो तश्कील दी जा चुकी, उसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत एक जगह इकट्ठे हैं, यानी असद उमर साहब उसको लीड कर रहे हैं। जी जी। और DGISPR जो हैं मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब, वो इसमें अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे कर्नल शफीक साहब जो हैं वो अमलन इसके सेक्रेटरी हैं, या सेक्रेटरी ताल्लुकात आमा कह लीजिए। तो वहाँ ये सब जायज़ा लिया जाता है, इजलास भी रोज़ होता है। अब कौमी असम्बली का इजलास जो है, ठीक है, वो तलब कर लिया गया। सेनेट का इजलास भी अगर मुमकिन हुआ तो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ जो अमला है उसके अंदर जी अमले में भी तशख़ीस हुई है। खुद जो मुतासिर हैं, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के मुतासिर हैं कोरोना, और वो जो डिप्टी चेयरमैन है सुलीम मांडवी वाला, उन्होंने तो कहा है वो भी कि इजलास जो है ना तलब किया जाए, इसे मुअत्तल किया जाए, मुलतवी किया जाए। तो बहरहाल अभी तक तो जो कुछ हुआ है वो तकरीरें हैं। तो जाहिर है कि अपोजिशन का एक अपना नुक्ता नज़र है,
हुकूमत का एक अपना नुक्ता नज़र है। नहीं, हुकूमत ये कहती है कि जी पूरी दुनिया में जो शरह अमवात है वो 1 मिलियन के हिसाब से कुछ 6.8% बनती है, और पाकिस्तान में ये 1 मिलियन के हिसाब से 2% के करीब, 2.8% के करीब बनती है। शामुद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि कर्व उस हद तक ऊपर नहीं गई, फ्लैट है, हालात काबू में है, कंट्रोल में है, इसलिए हम नरमी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, अब वो खायद साहब ने इसका जवाब दिया। बहरहाल हुकूमत ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है और अभी तक तो तकरीरें हो रही हैं। इजलास जो है वो अभी जुमे तक जारी रहेगा। उसमें देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। जो CNOC के ज़िम्मेदार हैं, या तो उनकी भी कोई रिपोर्ट पेश होनी चाहिए यहाँ, या दूसरे माहिरीन जो हैं वो भी कौमी असम्बली में तलब किए जाएँ ताकि उनकी बात सुनी जा सके। जफ़र मिर्ज़ा साहब बैठे हुए हैं जिनको मुखातिब भी किया खालिद साहब ने और कहा कि इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड नहीं है, लेकिन बहरहाल उस खुसूसी मुआवन है वज़ीर आज़म के, और उसको मेडिकल टीम जो है उसके सरबराह हैं, तो फिर उनकी बात भी सुननी चाहिए, उनसे रिपोर्ट मांगनी चाहिए ताकि वो भी अपनी मसाई से आगाह कर सकें। उसके साथ फिर यह है कि जो दूसरी मुश्किलात हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो लोगों को राशन फराम करना है, जो लोगों की मुआवनत करनी है, जो एक डिसिप्लिन लाना है। अभी तो देखिए बाज़ारों में, मार्केटों में, जहाँ जहाँ लॉकडाउन ख़त्म हुआ है वहाँ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये उसका जब हम जायज़ा लेते हैं, क्योंकि आज पहला दिन था, सारे तो अमूर दिखाएंगे आपको शहरों में हुआ क्या आज दिन भर। ये सारे अमूर हैं जिनका जायज़ा लेना चाहिए, फिर कौमी असम्बली इसमें कोई डायरेक्शन जारी कर सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन अगर तकरीरी मुकाबला होना है जो पहले होता रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कोई ना इजलास का नतीजा अच्छा निकलेगा और ना लोग उससे मुतमईन होंगे। शाम साहब, ये ख्वाजा साहब ने भी तवज्जो दिलाई, गो के शामुद कुरैशी साहब ने वज़ीर आला सिंध की आज बरमला तारीफ़ की, कहा कि खराज तहसीन पेश करते हैं, जहाँ तारीफ़ बनती है वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, लेकिन उनकी लॉकडाउन पॉलिसी भी मौसर साबित ना हो सकी। ये पहली बार इतने बड़े फोरम पर वज़ीर आला सिंध की तारीफ़ हुई, लेकिन बाद में वो सूबों के मामला, सेहत के मामला, 18वीं तरमीम का जिक्र करते हुए कुछ अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनका जिक्र करते। जवाब में ख्वाजा साहब ने यह कहा कि जो चीज़ें सेटल हो चुकी हैं उन्हें ना छेड़ा जाए। अगर 50 के और 60 की दिहाई में ये 18वीं तरमीम हो चुकी होती तो शायद मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया भी पेश ना आता। या आप इससे एग्री करते हैं उनके इस बात से? नहीं, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया जो था उसके अपने असबाब हैं। ठीक है, सूबाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन असल बात तो ये थी कि जो आईन मुल्क में नाफिज था उसको मुअत्तल किया गया, उसको बल्कि मनसूख किया गया और फौज का टेक ओवर हुआ उसके, और जो आईन में तयशुदा मामला थे उनको ख़त्म कर दिया गया। 1 यूनिट ख़त्म हुआ, पैरिटी ख़त्म हुई, और एक नए आईन की बुनियाद रख दी गई कि नया आईन बनाना है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई, और उसके नतीजे में फिर भारत को मौका मिल गया इंटरवीन करने का, और भारतीय इंटरवेंशन के नतीजे में वो सानिया नमूदार हुआ। तो ये हम एक बहुत यानी एक फ़िक्रे में ये कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर दस्तूरी अमल चलता रहता और पार्लियामेंट जो है वो बालातर होती, वो फैसले करती रहती, तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान भी उन फैसलों में शरीक होता, मगरबी पाकिस्तान भी उनमें शरीक होता, और फिर ये नौबत ही ना आती जो आई है और जो हालात पैदा हुए हैं जिनकी वजह से मिलिट्री एक्शन करना पड़ा। सही है। तो ये एक ये तारीखी हक़ाइक़ है। लेकिन अभी आप देखें जो 18वीं तरमीम है ना, वही मैं जानना चाह रहा, कभी इसका इतना क्यों बार बार जिक्र किया? असल में 18वीं तरमीम में सूबों का जो हिस्सा है ना, हमारे जो है ये जो हमारे यहाँ वसाइल की तकसीम होती है ना, वो वफाकी हुकूमत इनकम टैक्स इकट्ठा करती है, वो ज़्यादातर महसूलात वही इकट्ठे करती है, इंपोर्ट ड्यूटी जो आयद होती है वो भी उसके पास होती है। दूसरे तो वो सारे महसूलात जब यकजा हो जाते हैं तो फिर उनको तकसीम किया जाता है जी। तो ये 18वीं तरमीम से कतई नज़र ये NFC अवार्ड आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन बनता है, जिसमें चारों सूबे जो है वो उसके अरकान हैं, वो उसमें शरीक होते हैं। वफाकी हुकूमत भी उसमें उसको लीड कर रही होती है। इसमें फैसले होते हैं इत्तफाक राय से। अब ये जो 18वीं तरमीम है उसने सूबों के दरमियान वसाइल तकसीम नहीं किए,
इख्तियारात तो तकसीम कर दिए, लेकिन वसाइल की जो तकसीम है वो अलग हुई है, बल्कि 18वीं तरमीम के आने से पहले हुई, जिसमें सूबों का हिस्सा ज्यादा कर दिया गया और मरकज का हिस्सा कम हो गया। अब हुआ ये देखिए, उसमें सारी जमातें शरीक थीं, यानी जो सारी, उसमें जो तमाम सूबों के जो वज़ीर आला थे उन्होंने और मरकजी हुकूमत ने इत्तफाक राय से सूबों का हिस्सा कम कर दिया और वफाक सूबों का हिस्सा ज्यादा कर दिया, वफाक का हिस्सा कम हो गया। जी अच्छा, उस अब देखिए वफाक जो है वो डिफेंस अखराजात सारे वफाक के जिम्मे, कर्जों की अदायगी वफाक के जिम्मे। उसके बाद अगर ये दो बड़ी जो मदें हैं इनके अखराजात आप निकाल लें, तो और फिर जो तकसीम होती है तो वफाक अपना खर्च पूरा नहीं कर सकता, ज़ाहिर बात है। फिर कर्जों की वो किस्तें भी उसे देनी है उसे, और जो हमारा खर्च है दफाई, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वो सारे सूबों का मुश्तरका मामला है। अभी तो आपने देखा जिस तरह दहशत गर्दी का सामना हुआ, तो इसमें ये दो बातें गड़बड़ हो गई हैं। एक तो इख्तियारात की तकसीम है, उसमें तो बड़ा मसला ये है कि सूबों को इख्तियारात दे दिए गए, लेकिन आगे वो ज़िली हुकूमतों को या लोकल बॉडीज के अदारों को वो तो बने ही नहीं, है ही नहीं, इसलिए अमली तौर पर वहाँ अब सूबों में उनका अपना फाइनेंस कमीशन भी नहीं बनता ताकि इजला में तकसीम किया जा सके। तो इसलिए ये खामी एक है और इसको ख़त्म होना चाहिए। कोई ऐसी सूरत हो कि सूबे मजबूर हों कि वो इजला तक वसाइल मुंतकिल करे। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, इसहाक डार साहब जो हैं, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो क्या कहते हैं? उन्होंने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की है इसी सिलसिले। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम को छेड़े बगैर जो वसाइल की तकसीम है, हाँ जी, उसका मामला आसानी से तय हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो हमारा डिफेंस बजट है, जो हमारे सिक्योरिटी के अखराजात हैं जी, पहले उनको मना कर लिया जाए आमदन से, टोटल आमदन से, टोटल आमदन। ठीक। उसके बाद जो बाकी बचे वो फिर उसको तकसीम किया। ये बात वैसे काफी इंटरेक्टिव लगती है अगर और इत्तेफाक हो सके। इसमें इत्तेफाक करना पड़ेगा, और अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है, कोई बिल मंजूर हो सकता है कि दिफाई अखराजात जो हैं, देखिए वहां से अगर ये जो दिफा है और सिक्योरिटी के अखराजात हैं, ये तो सारे सूबों का दिफा है ना, ऑब्वियसली पूरे मुल्क का है, किसी एक का ये थोड़ी है, इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं है। तो आप सूबे जो हैं वो भी उसमें शरीक हैं, मरकज भी उसमें शरीक है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि पहले वो अखराजात अलग कर लिए जाएं और बाकी वसाइल जो हैं वो तकसीम चले। आगे बढ़ता हूं। और दूसरी सूरत मेरी एक ज़ाती राय एक और भी है, वो ये है कि आप सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर के लिए और डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए एक बराह रास्त एक अलग से टैक्स लगा दे। अच्छा। और वो टैक्स पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क, ठीक, और उसकी वसूली से आप वो वसाइल फराम करें डिफेंस के लिए, ठीक। और बाकी अखराजात जो हैं, यानी दो तरीके हो सकते हैं। हाँ। इन्हीं पैरामीटर्स में रहते हुए वैसे काम करना पड़ेगा। ये मौजू बड़ा अहम और दिलचस्प है, क्योंकि ये तो बजाय इसके कि उस पर हम सिर्फ तनकीद करें या उसमें अमेंडमेंट की बात करें, ये तो आपने दो अमली सोल्यूशंस पेश कर दिए कि आपकी अपनी राय और एक डार साहब की राय को आपने आसान लफ्जों में बयान किया। इस मौजू को उठा रखते हैं, तफसील से बात करेंगे मुख्तलिफ जमातों के। देखिए दस्तूर जो होता है ना, वो किसी शख्स की मर्जी से तब्दील नहीं हो सकता। सही बात है। उसके लिए एक वसीतर कंसेंसस चाहिए होता है। चाहिए। अच्छा और आज भी जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, उनमें से किसी के पास कौमी असम्बली की और सेनेट की 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है। सही बात है। इसलिए उसके अंदर से रास्ता निकालना पड़ेगा, या फिर कोई वसीतर इत्तफाक राय दोबारा हो, जो मुश्किल नजर आता है, इन हालात मुमकिन नहीं है। सही है सर। इन दो तजावीज़ पर मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो नुमाइंदे हैं उनसे किसी रोज़ ऑन बोर्ड लेकर उनसे गुफ्तगू की जाए, ये तजवीज़ उनके सामने रखी जाए, क्योंकि कौमी अमल में हमारा भी तो हक बनता है कि अपनी तजावीज़ वफाकी हुकूमत पेशरफ्त कर सकती है, वो इनिशिएटिव ले सकती है, उसको पेशकदमी करनी चाहिए, उसको खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। चलें ठीक, एक ब्रेक सर यहाँ पर आन पहुँची है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फवाद चौधरी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और डॉक्टर जावेद असगर राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम कुछ अहम सवाल उनकी खिदमत में रखेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसमें जो कुछ हुआ उस पर हमने तबसरा किया। फिर शामी साहब ने 18वीं तरमीम के हवाले से दो बड़ी अहम तजावीज़ पेश की, उस पर फिर किसी रोज़ बात करेंगे। अभी सरेदस्त हम दो मौज़ूआत पर बात करना चाह रहे हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब की जो राय थी इजलास ना बुलाने पर, उनकी नुक्ता नज़र जानेंगे। और डॉक्टर जावेद अस्कर राना साहब हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते रहते हैं, माहिर हैं वबाई अमराज की, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। आपसे मुख्तसर ये जानना है दो चार मामला के ऊपर। एक शिकायत ये है कि जी एक लैब से टेस्ट करवाया किसी पेशेंट ने और वो पॉजिटिव आया, दूसरी लैब से करवाया वहाँ नेगेटिव आया। ये आप चाहे सरकारी टेस्ट देख लें या प्राइवेट देख लें या वाइस वर्सा देख लें, ऐसा क्यों होता है आपकी राय में? और फिर किस पे यकीन किया जाए? मेरा ख्याल किसी रुकने असेंबली ने भी कोई शिकायत की है। जी बहुत शुक्रिया मुझे कॉल पे लेने का। असल में इसमें इशू ये है कि अगर तो वो टेस्ट एक ही वक्त में हुए हैं, मतलब एक सेम दिन के अंदर हो गए हैं और दो रिजल्ट आपको डिफरेंट आए हैं, तो फिर तो तशवीश की बात है कि अच्छा। कोई ना कोई लैब में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आज आपने करवाया है और अगला टेस्ट आपने एक दिन दो दिन बाद करवाया है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वो आप उस वक्त तक नेगेटिव हो गए हैं। अच्छा, 2 दिनों में नेगेटिव हुआ जा सकता है? जी वो देखिए ना, हमें ये तो नहीं पता कि ये पॉजिटिव आप कब से थे। देखिए आपका एक आज आप इन्फेक्ट हुए हैं, टेस्ट आपने 5वें 7वें दिन करवाया जाके, तो जब टेस्ट करवाया पॉजिटिव आया, एक आध दिन बाद आपने दोबारा कराया तो नेगेटिव होने का चांस है। तो उसमें डॉक्टर साहब एक बात ये भी तो हो सकती ना कि जो टेक्नीशियन जो है, जो वो नमूना ले रहा है, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो अनट्रेंड है या अनस्किल्ड है या उतना स्किल्ड नहीं है जितना होना चाहिए, या जो टेस्टिंग हुई वो बेहतर नहीं हो सकी, उसमें कोई मसला आ गया। बिल्कुल, लैब एरर तो शामी साहब इसके अंदर हर जो भी आप सैंपल भेजते हैं उसके अंदर चांस होता है। और ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि इसमें क्योंकि सैंपल जरा आगे से लेना होता है, तो वो अगर कोई वो नहीं ले सका तो इसका मतलब है उसके पास वो मटेरियल नहीं आया बॉडी का जिसको टेस्ट किया जा सके। तो इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल ये है कि कुछ जगहों पे जहां कामकाज की इजाज़त है, वहां से जो केसेस रिपोर्ट हुए, लोगों ने क्यूरी भेजी, सवाल पूछा है कि जी एक ही केबिन में, एक ही कमरे में काम करने वाले 3 मुख्तलिफ अफराद के टेस्ट किए गए एक ही रोज़, उसमें से एक शख्स का पॉजिटिव आया, बाकी दोनों के नेगेटिव्स आए। तो ये ऐसा क्यों होता है और ये क्या बायसे इत्मीनान बात है या उन दोनों को भी परेशान रहना चाहिए कि मे भी कल परसों उनका भी पॉजिटिव आ जाए? नहीं, उन दोनों को भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन जरूर करना चाहिए अगले 14 दिन के लिए, क्योंकि अब ये जरूरी नहीं है कि वो आज ही पॉजिटिव आए हों। तो उनको वो जो 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है वो अपने आप को अलग कर लेना चाहिए घर वालों से। और डॉक्टर साहब, मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा, आपने बड़ा शिकवा किया है कि वो तमाम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर, इस वायरस पर, जिनका कोई इल्म नहीं है इस हवाले से, और जो मुतल्लिका लोग जो इसका इल्म रखते हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो आप यानी ये जो अब और लॉकडाउन के मामले में भी आपने को थोड़ी सी मोहतात राय दी है कि लॉकडाउन नर्म करने से कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी। मैं जो समझा हूँ आप ये कह रहे थे। जी वो बिल्कुल शामी साहब, ये अब जिस तरह डॉक्टर तो मैं भी हूँ, मैंने भी हार्ट के मरीजों का इलाज किया है, लेकिन अगर कोई अहम मसला होगा तो दिल की बीमारियों का, तो मेरा मुकाम नहीं है कि मैं उस पर राय दूं। इस तरह हर एक शोबे के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और उनको बात करनी चाहिए, और दूसरे लोगों को मुनासिब नहीं लगता, वो अपने शोबे के बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं, कि वो ऐसी चीजों पे राय दे जो जिसकी ना उनकी ट्रेनिंग है ना उनका एक्सपीरियंस है। तो ये तो एक है। आपके अलावा कितने माहिरीन हैं जो मुल्क में मौजूद हैं? ये जी मैंने खुद इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यूएस CDC के तावन से जो प्रोग्राम था FELTP पाकिस्तान फील्ड एपिडेमियोलॉजी लैब ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें तकरीबन 250 लोग तो मुकम्मल तैयार हैं, और उसमें तमाम सूबाई हुकूमतों के अंदर भी हैं और इवन पाकिस्तान आर्मी के भी लोग हैं, तो इसके अलावा भी बेशुमार हैं। लेकिन ये नॉर्मली फ्रंट पे, क्योंकि जो क्लिनिशियंस होते हैं हमारे, जो आपका हार्ट स्पेशलिस्ट है, जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप उसी की राय लेना चाहते हैं, क्योंकि आप उसको पिछले 20-25 साल से जानते हैं कि वो आपका इलाज कर रहा है। तो ये एक लंबा मसला है। लेकिन जो लॉकडाउन का इशू है उसके अंदर
ये पूरी दुनिया में अब उन्होंने ये देखा है कि कितने अरसे तक आप लॉकडाउन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मोस्टली तो डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, और जो भी टेलीविजन पे आते हैं आप, इसलिए आपकी राय थोड़ी मुझे मुख्तलिफ लगी है। जी, वो मेरा ये है कि, और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, जो भी इसके जो पैंडेमिक के एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया के, उनकी भी यही राय है कि लॉकडाउन इज अ वेरी इफेक्टिव मेजर, बड़ा अच्छा इलाज है, लेकिन ये आपकी इकोनॉमीज को तबाह कर देता है। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, वापस आते हैं दीगर मौज़ूआत के साथ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कौमी असम्बली के इजलास का जिक्र किया, वहाँ क्या कुछ हुआ, और इसमें अहम बात ये थी कि अहम वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी के जनाब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि अपोजिशन के दबाव में आकर जो इजलास बुलाया गया ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं, गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है। ट्वीट के ज़रिए उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और कहा कि वो नहीं शरीक होंगे क्योंकि ये उनके नज़दीक एक रिस्क है। तो चौधरी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। फवाद साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को आप डील करते हैं, डेफिनेटली बेहतर आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं सिचुएशन को, तो आप खुद शरीक नहीं हुए, आपने इस फैसले को गैर दानिशमंदाना क्यों करार दिया? वहाँ पे तो मौजूदा अरकान आज मौजूद थे, बहस हुई कौमी मामले पर। बहस तो कहीं पे भी हो सकती है, और इसीलिए मैं तो कह रहा था कि वर्चुअल इजलास करें और लोगों को इतना एक्सपोज ना करें। आप देखें तकरीबन 3-4 MNAs के रिजल्ट जो हैं वो तो वैसे ही पॉजिटिव आए हैं, 3-4 जो असेंबली सेक्रेटेरिएट के लोग हैं उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, और बेशुमार MNAs के रिजल्ट से नहीं आए, वो तो इंतजार कर रहे थे। और ये 400-500-600 का मजमा एक हॉल में लगाना जिसमें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग चल रही है, और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो है वो वायरस का फैलाव का बहुत बड़ा जरिया है, और फिर इतने सैकड़ों लोगों को एक छत के नीचे जमा करना बड़ी ही रिस्की पोजीशन है, और अल्लाह इन सबको महफूज रखे। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने लोगों में सिर्फ एक आध आदमी ही चाहिए आपको बहुत लोगों को बीमार करने के लिए। सो मेरे ख्याल में काफी गैर जरूरी रिस्क था, और इसीलिए फिर मैंने समझा कि इसमें जाने की जरूरत नहीं। तो चौधरी साहब, आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया वज़ीर आज़म को, या फैसला साज फोरम पे आपने इस बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि आप तो साइंटिफिक बात कर रहे हैं ना? नहीं, सॉरी आवाज़ कट गई। मैंने कहा आपने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया, या फैसला साज फोरम पे इस बात को उठाया आपने? अच्छा जी, ये तो पार्लिमानी कमेटी बनी थी जिसमें जो स्पीकर साहब ने या किसी ने जो कॉन्स्टिट्यूट की थी, इसमें किसी से राय तो उन्होंने ली नहीं, ना ही कैबिनेट की, ना ही किसी की कोई ओपिनियन तो उसमें शामिल नहीं थी। तो पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया, और वो मेरे ख्याल ख्वाजा अफजल साहब से बहुत इंप्रेस थी, जो उन्होंने कहा उन्होंने वो कर दिया। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। असल में जब कौमी असम्बली के अरकान की एक मखसूस तादाद इजलास तलब करने के लिए एक तहरीक पेश कर दे या कोई नोटिस दे दे, तो फिर इजलास बुलाना पड़ता है, या वो रिक्वेजिशन वापस ली जाए। सही तो है। स्पीकर की सतह पर कोशिश हुई कि अपोजिशन वो अपनी रिक्वेजिशन वापस ले ले, लेकिन क्योंकि वापस नहीं ली गई इसलिए इजलास बुलाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि स्पीकर जो थे वो ये फैसला कर सकते थे कि इजलास वर्चुअल होगा, और मगर बदकिस्मती से इस वक्त वो भी कोरोना का शिकार हैं, एक अस्पताल में जेर इलाज हैं, और कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर जो हैं उनको ये मामलात जो थे निपटना पड़ गया इनसे। तो पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला असद कैसर साहब को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे, और दूसरी बात ये भी है कि अब कई घंटे अरकान असम्बली ने रोज़ एक दूसरे के साथ एक बंद कमरे में बैठना है, और वो जो शुबहात हैं या शकूक हैं फवाद चौधरी साहब के, अल्लाह ना करे कि वो कोई ये जो बात कितनी नतीजा खेज हो, लेकिन अहमियत से उनकी इनकार नहीं। मैं आपको 2-3 बड़े शहरों की सूरत हाल क्या थी उसकी जानिब अब जा रहा हूँ, लेकिन जो बात आपने जहाँ छोड़ी शकूक शुबात की आपने बात की, और चौधरी साहब ने जो सेंट्रल एयर कंडीशन का और समाजी मेल जोल का जो जिक्र किया, उसके नतीजे में जो खदशात हैं, एक वीडियो छोटी सी है 20-30 सेकंड की, NHK ने तैयार की, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जापानीज़ मीडिया सर्विस ने। वो आप देखिए कि एक क्रूज़ पर उन्होंने तजर्बा किया कि कुछ 5-6 लोग बैठे हुए हैं,
आप दिखाएं ज़रा वीडियो में, साथ नाज़रीन की आगाही के लिए बयान करता हूँ। ये आप देखिए कि एक शख्स जो बैठा हुआ है उसके हाथ पे उन्होंने एक ऐसा लिक्विड लगाया जिसकी वजह से जो जरासीम है वो रोशन हो जाएंगे अंधेरे में। फिर वो एक खाना उन्होंने खाया और समाजी मेल जोल का आगाज़ किया एक टेबल पर बैठ के। तो उसके बाद जब उन्होंने कुछ देर बाद चेक किया कि ये जरासीम कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आसपास बैठे लोगों के हाथों से लेके, उनकी प्लेट से लेके, चम्मच से लेके, मोबाइल तक ये जरासीम जो हैं ये मुंतकिल हो गए। तो ये वीडियो ये चीज़ बताती है कि समाजी मेल जोल अगर इतना करीब हो तो उससे कितनी तेज़ी से जरासीम फैल सकते हैं। ये साइंटिफिकली उन्होंने साबित किया है। तो इसलिए ये मामला बहुत नुकसानदेह है। उसकी ड्यूरेशन भी जी, तो ये हमें मतलब इकबाल ने कहा है ना, आईने नौ से डरना, तर्जे कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। जब एक मुश्किल पड़ी है तो फिर उसमें इज्तिहाद भी होना चाहिए। सही है, सही हो गया सर। अच्छा सर, असलम खान साहब हैं कराची से और जाहिद आबिद साहब हैं लाहौर से। इन दोनों से, इन दो बड़े शहरों की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा केस नहीं। हाल तो ये है कि मुझे तो लोगों के टेलीफोन आते रहे कि हमारी अटक से नुशाबा अंजुम हैं जो एडिशनल डायरेक्टर हैं लाहौर म्यूजियम की, उन्होंने वॉइस मैसेज दिया, चीख रही थी कि पूरा बाजार जो है हर चीज़ खुली हुई है, कंधे से कंधा जो है वो जुड़ा हुआ है, खव्वे से खव्वा चल रहा है, और बड़ी खौफजदा थी कि ये सूरत हाल का नतीजा निकलेगा। क्या निकलेगा? ये अटक की बात कर रहा हूं मैं। और लाहौर में अभी मैं दफ्तर या स्टूडियो में आया हूं तो वही हाल था, ना कहीं मास्क, बहुत कम लोग मास्क पहने हुए थे, मोटरसाइकिल पर 4-4 आदमी सवार थे, और वही रच के मामलात थे जो आम दिनों में होते हैं। जी हाँ, असलम खान साहब हैं कराची से और मंसूर सखी साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं रावलपिंडी से, अपडेट करेंगे। असलम खान साहब, कराची में आज ये शिकायत आई कि कुछ मार्केटें बिलखुसूस जहाँ ख़वातीन की ज़रूरत के सामान होते हैं, कपड़े, ज्वेलरी, वहाँ पर बड़ी अफरा तफरी, बेहंगम रश और बड़े मसाइल नोट किए गए हैं। आपने क्या देखा दिन भर सर शहर में? जिस तरह शामिल साहब बता रहे थे कि वो दफ्तर आते हुए जो सूरत देखते हुए आए हैं, ऐसी ही सूरत जाने साहब मैंने भी देखा, हमने जब विजिट भी किया था और अभी मुख्तलिफ रिपोर्टर सुबह से जब रिपोर्ट कर रहे थे तो इसी तरह की सूरत देखने में आई। एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि अगर हम बात करें कि हुकूमत की जिम्मेदारी के SOPs पर अमल दरामद कराए, जिलों की जिम्मेदारी के दुकानें 50 रोज के बाद अगर ये मार्केटें खुली है तो वो भी SOPs पर अमल दरामद कराए, लेकिन शहरियों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह बात ही शामिल साहब ने भी, 4 लोग जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर, या वो खुआ से खुआ चल रहा है, एक हुजूम लग गया है और कोई मास्क नहीं पहना हुआ। जानी साहब, दुकानों में शायद कुछ कहीं देखा गया कि उन्होंने सैनिटाइजर भी लगा दिया और मास्क भी लगाया हुआ है, लेकिन जो खरीदार जा रहे हैं एक बहुत बड़ी तादाद, और मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद है कराची की। अगर हम मार्केटों की मैं आपको बताना शुरू करूं, ओल्ड सिटी एरिया, खारदर, जामा किला, कोऑपरेटिव मार्केट, सदर, जैनब मार्केट, हैदरी, तारिक रोड, गिनते ही चले जाएं आप, इतनी मार्केटें, और आज तमाम की तमाम मार्केटें खुल गई क्योंकि 50 रोज से ताजिर ये मुतालबा कर रहे थे कि दुकानें खुल जाएं। दुकानें खुल गई हैं, लेकिन जो SOPs की बात कर रहे हैं, कमिश्नर कराची ने भी आज विजिट किया, कुछ दुकानों पर वो गए, उन्होंने विजिट किया, कुछ उन्होंने मास्क भी तकसीम किए और फिर शहरियों से भी अपील की और दुकानदारों से भी कि खुदा के वास्ते ये अमल दरामद कराएं, ये आगे सूरत खराब हो रही है। और जिस तरह हम भी देख रहे हैं कि 2.25 महीने में जो कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में 12,000 से तजावुज कर गई है, हलाकतें 200 हो गई हैं, तो ये मार्केटें तो खुल गई हैं, ताजरों का एक बड़ा मुतालबा पूरा हुआ है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद उस तरह होता नजर नहीं आ रहा। कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि 2 दिन के बाद जो डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो छापामार कार्रवाइयां करेंगे और एक्शन भी लेंगे। लेकिन मैं फिर यहाँ कहूंगा कि हुकूमत के साथ साथ ताजरों के साथ साथ शहरियों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, सिर्फ हुकूमत SOPs पर अमल नहीं करवा सकती, बिल्कुल ये नामुमकिन बात है। शामी साहब, रजाकार कहाँ है, वो टाइगर फोर्स कहाँ है? वो सिंध में तो आपको पता सूरत हाल नहीं है ना, वो वाली तो पिंडी की आपको बता देता हूं, अपने रजाकार लेके आए, पिंडी की सूरत हाल बता देता हूं आपको। मंसूर सखी साहब, ये शामी साहब ने बड़ा अहम नुकता उठाया है कि वो जो टाइगर फोर्स के रजाकार हैं जिन्होंने लोगों की रहनुमाई करनी थी, उनकी मदद करनी थी, उन्हें SOPs के बारे में बताना था, आज जबकि बाजार खुले तो आज पिंडी जैसे मसरूफ़ शहर में क्या सूरत हाल आपने देखी इस मामले में? बिल्कुल, जिस तरह अगर पिंडी की बात करें तो इसकी सूरत हाल जिस तरह दीगर शहरों से रिपोर्ट हो रहा है उससे मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा संगीन है। क्योंकि आज हमने मुख्तलिफ सुबह से जब हमने बाजारों का विजिट किया कि 9 बजे जब बाजार खुले, दुकानें खुली, 95% जो कारोबार है वो खुल चुका है। शहरी जो हैं वो बिल्कुल गैर संजीदा नजर आते हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर दुकानदार जो हैं जिन्होंने मिन्नतें करके ये कारोबार खुलवाया है कि हम SOP को फॉलो करेंगे, इनकी तंजीमों ने कहा कि हम SOP को फॉलो करेंगे। हमने मोस्टली हजारों की तादाद को हमने लोगों को विजिट करके देखा कि
कि मोस्टली हमने देखा कि दुकानदारों ने ना मास्क तक नहीं पहना हुआ, बाकी चीजें तो दूर की बात है, सिर्फ मास्क जो जरूरी है वो नहीं पहना। सैनिटाइजर यूज करते हुए, किसी को सैनिटाइजर को यूज करते हुए हमने पूरे दिन भर आज मार्केट में हमने घूमते रहे, हमने नहीं देखा कि किसी ने सैनिटाइजर यूज किया हो। खवातीन अपने बच्चों को लेकर मार्केटों में अपनी शॉपिंग कर रही है। इसी तरह जो दुकानदार जो हैं, रेडी बांध जो हैं, छाबा फरोश जो हैं, तमाम कारोबार, ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन इस शहर में लगा था और आज उसको उठाया गया और कारोबार बहाल किया गया। बिल्कुल मामूलाते जिंदगी पुरानी रूटीन पे आ गए, बल्कि उससे बढ़ गए, क्योंकि अब ये रमजान के कुछ दिन है और उसके बाद ईद है, तो लोगों का काफी ज्यादा रश नजर हमें आया। खास करके चाहे वो जूतों की दुकानदार शॉप्स हों, चाहे वो कपड़ों की हों, चाहे वो ज्वेलरी की हों, या चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल की हों, चाहे वो ज्वेलरी की शॉप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, कोई शॉप ऐसी नजर नहीं आई जहां पे रश हमें नजर ना आया। लोगों की आज ट्रैफिक भी हमने देखी वो बहुत ज्यादा। दूसरी बात जो जामी साहब ने कहा, आपने कहा कि जो टाइगर फोर्स है, लेकिन टाइगर फोर्स तक अभी तक तो जो पीटीआई की जानिब, जो गवर्नमेंट की जानिब से पीटीआई के वर्कर्स को अभी तक ये नहीं कंफर्म हुआ कि हमने करना क्या है, ना उनका कोई इजलास हुआ, ना उनको जिला इंतजामिया अभी तक ऑन किया है कि ये टाइगर फोर्स होगी, इसका क्या काम होगा। दूसरी जानब जिला इंतजामिया की जानब से जब हमारी बात हुई कि यार इतना ज्यादा इस तरह की जो सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम करेंगे जिला इंतजामिया, क्या लॉकडाउन पे जो सूरत हाल है, क्योंकि हमारे पास पिंडी में पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए 1000 से। इसमें एक अहम बात ये भी तो है ना, जो पिंडी के कुछ बाजार हैं, जैसे टेंच भाटा वाला पीपल्स कॉलोनी के जो इलाके हैं सदर से होते हुए, ये तो एशिया के तवील तरीन बाजारों में इनका शुमार होता है, मार्केटों का, जहाँ दुकान के साथ दुकान जुड़ी है, छोटी छोटी दुकानें, और वहाँ पे जो रश होता है आम दिनों में वो नाकाबिले बयान होता है। तो मुझे नहीं मालूम कि आज क्या सूरत हाल इन बाजारों में रही होगी जब लोग बाहर निकले होंगे, दुकानें खुली होंगी। तो ये तो अब जो ताजर हैं जी, उनके लीडर्स हैं ताजरों के, जो इतने दावे करते थे, उन पर भी तो लाजिम है ना, या तो दुकानदार जो हैं वो कोई डिसिप्लिन। मैं ज़रा लाहौर की साथ सूरत हाल देख लूँ सर। जाहिद आबिद साहब, लाहौर में क्या सूरत हाल रही? कराची और पिंडी की सूरत हाल सुन के तो कुछ खुशी नहीं हुई बल्कि तकलीफ हुई है। लाहौर में दिन भर आपने क्या देखा, किन मार्केटों का आपने दौरा किया? देखें, लाहौर में भी आज जो जजवी लॉकडाउन में नरमी हुई उसके असरात बिल्कुल देखने को आए हैं। तकरीबन 1.5 माह बाद दुकानों के शटर आज खुलने शुरू हुए, वो कि अच्छी खुशगवार हैरत हो रही थी। जिस वक्त कारोबार बहाल हो रहा था, माशी सरगर्मी बहाल हो रही थी, दुकानों पर लोग झाड़ू फेर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो एक उम्मीद हो रही थी, एक अच्छी बात लग रही थी। लेकिन SOP पर जहाँ तक अमल की बात अगर हम करें तो वो तो अगर कोई ये सोच रहा है कि उन पर अमल दरामद हो सकता है या हुआ है तो वो उसकी खाम ख्याली है। ये बिल्कुल तिब्बी माहिरीन के एक मशवरों के बिल्कुल बरखिलाफ एक काम हुआ है, एक रोजगार देने के लिए काम हुआ है। रोजगार यकीनन मिलेगा, लेकिन इसके असरात क्या सामने आएंगे ये आइंदा 2-3 हफ्तों में इसके जो चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब आज एक ऐसे लोगों से SOP की तवक्को की जा रही है जिन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रोकने के लिए ट्रैफिक वार्डन को लड़के खड़ा होना पड़ता है। प्रोग्राम वक्त यहाँ खत्म हुआ चाहते हैं, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।